हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस स्टडी पॉइंट। मैं हूं प्रदीप कुमार और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रजातियों और जनजातियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व की प्रजातियों के बारे में। तो आपको पता होगा कि विश्व के अंदर बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं जिनके अंदर शारीरिक लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा समानता और काफ़ी ज़्यादा विषमताएं देखने को मिलती हैं। तो पर्याप्त समानता वाले वर्ग को हम प्रजाति कहते हैं। जिसके शारीरिक लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा समानता हो तो उसको एक प्रजाति कहा जाता है। तो देखिए, प्रजाति एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। सपोज कीजिए एक आपकी रेस है, तो दूसरी रेस के साथ अगर आज इसको कंपेयर किया जाएगा तो इसके अंदर बहुत सारी असमानताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कलर हो गया, स्किन का कलर, बालों की संरचना कैसी है, होठों का आकार कैसा है, नाक का आकार कैसा है, नाक की संरचना कैसी है, कपाल सूचकांक कैसा है, हाइट कैसी है। तो इन सभी लक्षणों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये विभिन्नता इन प्रजातियों के बीच में देखने को मिलती हैं। तो प्रजातियों को निर्धारित जब किया जाता है तो उसके लिए दो तरह के आपके जो फैक्टर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं लक्षण हैं, उनको मुख्यतः यहाँ पर रखा जाता है। तो देखिए, प्रजातियों का निर्धारण जो है वो किस बेसिस पर किया जाता है, इसके लिए दो मुख्य आधार बताए गए हैं। एक है बाह्य आधार और एक होता है आंतरिक शारीरिक लक्षण या आंतरिक आधार। तो बाह्य शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत बालों की संरचना, त्वचा का रंग, मुखाकृति, नेत्रों का रंग, होठों का आकार, शरीर का कद, इन सभी को शामिल किया जाता है। यानी कि बाहर से जो चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे हाइट है, बालों का संरचना कैसी है, त्वचा का रंग कैसा है, मुखाकृति कैसी है, नेत्रों का रंग कैसा है, या फिर आपके लिप्स का आकार कैसा है, तो इन सभी को हम बाह्य शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत शामिल करते हैं। जबकि दूसरा जो लक्षण है वो है आंतरिक लक्षण। आंतरिक लक्षण के अंदर कपालधारिता, यानी कि जो सर की संरचना है, हेड की जो फॉर्मेशन हुई है वो किस तरह से है, आपका जो हेड है वो किस तरह का देखने को मिलता है। इस तरह से अगर आपके हेड की संरचना है गोलाकार है, लंबाकार है, या फिर आपके चपटाकार है, इस तरह से, तो सर की संरचना के आधार पर भी प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। दूसरा यहाँ पर है नासिका सूचकांक। तो यानी कि नाक की जो संरचना वगैरह है उसको इसमें लेंगे। नासिका यानी कि अंदर से जो आपकी स्ट्रक्चर है नासिका का वो कैसा है, रक्त समूह कैसा है, और कंकाल की संरचना, इन सभी को हम आंतरिक शारीरिक लक्षणों में शामिल करते हैं। तो इस आधार पर जो विश्व की प्रजातियां हैं उसमें फर्स्ट आती है काकेशियन प्रजाति, जिसके बाल घुंघराले और रंग गोरा मिलता है। तो देखिए, जो घुंघराले बाल हैं वो काकेशियस प्रजाति, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रजाति है, उसकी एक विशेषता है। दूसरी जो प्रजाति है मंगोलियन प्रजाति, जिसके बाल सीधे होते हैं और इनका रंग पीला होता है। तीसरी प्रजाति है निग्रो प्रजाति। निग्रोइड जो है ऊन सदृश्य इनके बाल होते हैं, इनका रंग काला होता है। और इसके अलावा आपकी जो काकेसाइड प्रजाति है, काकेसाइड प्रजाति की गणना विश्व की वृहद प्रजाति के रूप में की जाती है। जैसे मैंने बताया कि जो काकेसियस प्रजाति है वो सबसे बड़ी प्रजाति है। विश्व में सबसे पहले स्थान पर आती है काकेसियस प्रजाति, जो लगभग 1 अरब से अधिक है, 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी देखने को मिलती है। लहरदार बाल, सफ़ेद और गेहूँई त्वचा वाली इस प्रजाति को कुछ विद्वानों ने नार्डिक, कल्पाइन तथा भूमध्य सागरीयों में विभक्त किया है। यानी कि जो काकेसियस प्रजाति है उसी को आगे 3 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो इसमें फर्स्ट है नार्डिक, सेकंड अल्पाइन है और थर्ड है भूमध्य सागरीय। यानी कि क्षेत्र के आधार पर इनको अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया है। तो नार्डिक प्रजाति, जो कि आपकी काकेसाइड प्रजाति का फर्स्ट पार्ट है, प्रजाति के लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ब्रिटिश द्वीप समूह में निवास करते हैं। यानी कि जो नॉर्थ रीजन है आपका, आर्कटिक रीजन के नीचे जैसे आओगे साउथ में, तो यहाँ पर आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इस तरह से जो आपकी लंबाकार शेप में है। यहाँ पर आपकी काकेसाइड प्रजाति की फर्स्ट कैटेगरी नॉर्डिक को भी निवास करती है। इसके बाद अल्पाइन रीजन आ जाता है, जिसके अंदर मध्य यूरोप से लेकर पश्चिमी एशिया को शामिल किया जाता है। मध्य यूरोप और पश्चिमी एशिया में अल्पाइन प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। थर्ड जो है आपकी भूमध्य सागरीय, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भूमध्य सागर के आसपास का जो रीजन है, जिसमें स्पेन, इटली, मिस्र और इसके अलावा भारत में ये लोग निवास करते हैं, इनको भूमध्य सागरीय प्रजाति के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो त्वचा का कलर है वो येलो है, चौड़ा माथा है, अर्ध खुली आंखें। मंगोलाइड प्रजाति का निवास एशिया है। ये मंगोलाइड प्रजाति जो है वो एशिया में निवास करती है। तीसरा जो है घुंघराले बाल, काली त्वचा वाली निग्रोइड प्रजाति को वेल्स एम हाइजर जैसे विद्वान, देखिए जो वेल्स है और हाइजर है, ये दो विद्वान रहे हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को लेकर स्टडी की है, जातियों को लेकर या फिर आपकी जनसंख्या को लेकर जो स्टडी की जाती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वो आती है। तो विश्व की प्रजातियों को इन्होंने विश्व की जो निग्रोइड प्रजाति है इसको माना है कि ये अफ्रीका महाद्वीप से उत्पत्ति हुई है, इसका जो निवास क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप को माना गया है। तो ये थी विश्व की प्रमुख प्रजातियाँ। विश्व की प्रमुख प्रजातियों में निग्रोइड, काकेसाइड, मंगोलाइड और नॉर्डिक।
इस तरह से अलग अलग भागों में हमने डिस्कस किया। देखिए एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जो मुख्य प्रजातियाँ हैं विश्व की, काकेशियन प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति और निग्रो प्रजाति या निग्रोइड इनको बोलते हैं। तो काकेशियस इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है जिसकी जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक है। अब हम विश्व की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्व की जनजाति, देखिए विश्व के अंदर जितनी प्रजातियां मिलती हैं उससे कहीं अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियों का मतलब है कि आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर या विश्व के अंदर। तो उनको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप यहाँ पर है एस्किमोज का। एस्किमो या एस्किमोज, जिनको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए एस्किमोज के बारे में। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। देखिए जो ये एस्किमोज लोग हैं, एक तो टुंड्रा और जो कोल्ड रीजन है वहाँ पर निवास करते हैं। तो टुंड्रा रीजन के अंदर निवास करने का इनका एक लक्षण इसमें क्या दिखता है कि ये कच्चा मांस भी खा सकते हैं। यह टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। टुंड्रा प्रदेश शीत प्रधान एवं काफ़ी हार्ड क्लाइमेट का एक प्रदेश है। ये हिम्मत आदत ये अलग है। ये उत्तर में आर्कटिक महासागर के चारों ओर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी साइबेरिया में फैले हैं। ग्रीनलैंड में एस्किमोज, उत्तरी यूरोप यूराल पर्वत के पश्चिम में लैप्स, साइबेरिया में तुंगू, सेमोइड, याकूत, चकची, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। यानी कि ग्रीनलैंड में इनको हम कनाडा और ग्रीनलैंड में लैप्स बोलते हैं, उत्तरी साइबेरिया में इनको एस्किमोज, उत्तरी यूरोप यूराल पर्वत के पश्चिम में लैप्स और साइबेरिया में तुंगू, सेमोइड, याकूत, चकची आदि नामों से जाना जाता है। तो विश्व में अलग अलग प्रदेशों में इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। यह मंगोलाइड प्रजाति की है, एक जनजाति है, मंगोलाइड प्रजाति से अलग हुई है या उसका एक सब कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। उत्तरी अमेरिका में इनको इनोवित कहते हैं, जबकि पूर्वी रूस व पश्चिमी अलास्का में यूपिक कहते हैं। देखिए अलग अलग भागों में इस प्रजाति को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कनाडा का जो रीजन है वहाँ पर इनको हम लैप्स बोल देते हैं। ठीक है, रसिया का जो रीजन है आपका साइबेरियन रीजन, वहाँ पर इनको याकूत, चुकची और एक और नाम है सेमोइड, चकची आदि नामों से जाना जाता है। सभी लोग मुख्यतः आखेटक होते हैं। यहाँ पर देखिए एस्किमो जो लोग हैं ना वो शिकार पर ही डिपेंड है, क्योंकि जो आपका कोल्ड रीजन है, टुंड्रा क्लाइमेट रीजन है, वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर वगैरह एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है, ना ही इनको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है। मेनली ये हंटिंग पर डिपेंड करते हैं। एस्किमोज लोग सील मछली का तथा एक जंतु होता है कैरिबाओ। कैरिबाओ एक तरह का आपका बारहसिंगा होता है जिसका ये शिकार करते हैं और शिकार के लिए हड्डी के बने भाले का प्रयोग करते हैं और इस भाले को हार्पू के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि एस्किमो लोगों का शिकार का जो औजार है उसको हार्पू कहते हैं। एक तरह का हथियार होता है हार्पू, जिसमें एक भाला लगा होता है आगे, एक इस तरह की स्टिक्स होती है जिसके अंदर आपका चट्टानों को काटकर इस तरह से भाला बना दिया जाता है। तो भाले का प्रयोग किया जाता है जिसको हार्पू के नाम से जानते हैं। शिकार के लिए इसके अलावा नाव का भी प्रयोग किया जाता है जिसको कयाक कहते हैं। यहाँ पर वर्ड आएगा कयाक। जो नाव है जो शिकार के लिए यूज की जाती है वो है कयाक। परिवहन के लिए बिना पहिए की गाड़ी जो स्लेज है उसका भी प्रयोग किया जाता है। स्लेज को या तो कुत्ते होंगे, जंगली कुत्ते, या फिर रेंडियर जो है वो खींचने का काम करते हैं। तो ज़्यादातर रेंडियर का यूज़ किया जाता है कयाक को खींचने के लिए, या फिर कई बार आदमी भी इसको खींचता है अगर उसके पास जंतु नहीं है। निवास के लिए बर्फ़ की चट्टान को काटकर गुंबद नुमा घर बनाए जाते हैं जिसको इग्लू कहते हैं। तो इग्लू इनके निवास हैं जिसमें ये निवास करते हैं। एक तरह का स्ट्रक्चर होता है इग्लू इस तरह से आपका, और यहाँ पर इसका एक गेट लगा दिया जाता है और ये पूरा का पूरा जो है ये बर्फ़ से बना होता है। इसके अंदर जो कैरिबू है उसकी खाल वगैरह को ये लगा देते हैं अंदर की तरफ ताकि इसमें गर्मी बनी रहे। ठीक है, तो ये है एस्किमो जनजाति। इसके बाद दूसरी जो जनजाति है वो है किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति जो है, किर्गिस्तान जो रीजन है मध्य एशिया के उच्च पठारी भूभाग के निवासी हैं जिनके प्रांत का नाम किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान 1991 तक तत्कालीन सोवियत संघ का राज्य था, एक हिस्सा हुआ करता था, किंतु आज एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ रसिया। 1991 में जब रसिया का जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो किर्गिज मूलतः चलवासी हैं, चलवासी ये जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु आज के टाइम में ये कृषि फार्म द्वारा स्थायी कृषि करने लगे हैं। सामूहिक कृषि का जो कंसेप्ट आया था रसिया के अंदर या फिर यूक्रेन के अंदर, तो किर्गिस्तान में भी सामूहिक कृषि के जो कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है। सामूहिक कृषि को रसिया के अंदर कोलखोज के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से कोलखोज एग्रीकल्चर में ये लोग एंगेज हैं जहाँ पर मिलकर खेती की जाती है। फिर भी आज पशुचारण के लिए यह परिवार सामूहिक मौसमी प्रवास करते हैं, क्योंकि देखिए जो आपके जो रीजन्स हैं, नॉर्थ के जो रीजन्स हैं मेनली वहाँ पर टुंड्रा टाइप क्लाइमेट मिलती है और साउथ के जो रीजन है वहाँ पर सब टेम्परेट क्लाइमेट मिलती है। एक तरह से टेम्परेट ही हम कह सकते हैं। तो क्या होता है विंटर सीजन में ये नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं टेम्परेट रीजन की तरफ, और जब यहाँ पर टेम्परेट और सब टेम्परेट यानी कि आपका हल्का ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वो मिल जाती है। तो इस तरह से मौसमी प्रवास करते रहते हैं। सर्दियों में जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो ये मैदानों की तरफ चले जाते हैं, और जब गर्मी
कम हो जाती है या गर्मी बढ़ जाती है तो ये पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि इंडिया में गुज्जर बकरवाल करते हैं, वो जम्मू कश्मीर में आपका पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में मूव करते रहते हैं। और दूध को सड़ाकर खट्टी शराब ये बनाते हैं, जिसको कुमिस कहते हैं। त्योहारों पर घोड़े का मांस खाया जाता है। देखिए एक यहाँ की प्रथा है, अगर कोई त्यौहार है तो वहाँ पर घोड़े वगैरह का जो मांस है उसका यूज़ किया जाता है। निवास के लिए तंबू का प्रयोग किया जाता है, जिसको युर्त कहते हैं। युर्त एक तरह का तंबू होता है जिसके अंदर जो घास फूस हैं, झाड़ियाँ वगैरह हैं, उससे इसको बनाया जाता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जनजाति है उसको बोला जाएगा बद्दू। सो अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में यमन, अदन, ओमान, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः सबसे पहले अदन फिर ओमान, इन देशों में यमन, अदन और ओमान में ये लोग निवास करते हैं, जिनको बद्दू के नाम से जाना जाता है या बदविन्स इनको इंग्लिश में बोला जाता है। अरब के मध्य में नज़दीक तथा ऊपरी हिस्से में अरब का विशाल मरुस्थल अरब अल खाली स्थित है। अरब के मध्य में जो अरब पेनिनजुला है उसके मध्य में और ऊपरी हिस्से में अरब का विशाल मरुस्थल अरब अल खाली स्थित है। तो मरुस्थली रीजन में ये लोग निवास करते हैं। इसके ऊपर नेफद का मरुस्थल है जो कि रेतीला है। नेफद जो मरुस्थल है वो भी आपका अरब पेनिनजुला के अंदर है, जो आपका एक तरह से डेजर्ट आइलैंड है। नेफद के उत्तर में हमद का मरुस्थल है। इसके उत्तर में छोटी छोटी घासों का क्षेत्र है। अरब का उत्तरी भाग जिसे हमद नेफद के मरुस्थल है, अब हमद के नाम से जानते हैं, उसके उत्तर में ही जो आपका नेफद मरुस्थल है, यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, जो खानाबदोश जीवन का क्षेत्र है। खानाबदोशी का मतलब होता है कि ये अपने भोजन के लिए और जंगली जानवरों के शिकार के लिए खानाबदोशी का जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। इनके निवासी ऊँट पालने वालों को बाला कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऊँट पालने का काम करते हैं उनको बाला कहा जाता है। देखिए जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर जो कैमल है, ऊँट है, उसी को पाला जाता है। और ऊँटनी का दूध इन लोगों का मुख्य भोजन है। ऊँटनी के दूध का ये सेवन करते हैं। इसके अलावा ऊँट के अलावा देखिए भेड़, बकरी और घोड़े भी यहाँ पर पाले जाते हैं। ये लोग भी तंबू में रहते हैं। नेफद में जो रहने वाले खानाबदोशन को बद्दू कहते हैं, यह भी तंबू में ही रहते हैं। तो देखिए आपका नेफद मरुस्थल जो है वो भी कहाँ है, अरब पेनिनजुला के अंदर है। और अरब पेनिनजुला के अंदर ही हमद का मरुस्थल है। ठीक है, तो हमद, अरब अल खाली, ये सभी जो मरुस्थल हैं आपके अरब पेनिनजुला के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अरब अल खाली है, उसके उत्तर में हमद है और उसके उत्तर में नेफद है। इसके अलावा घास फूस के जो रीजन हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले मुख्य जनजातियों को हम बद्दू के नाम से जानते हैं। बद्दू के बाद जो आपका नेक्स्ट जनजाति आती है वो है पिग्मी। पिग्मी जनजाति, यह मध्य अफ्रीका के पश्चिम में, यहाँ यापन नहीं आएगा, यह मध्य अफ्रीका के पश्चिम में जो रीजन है आपका, वहाँ से पूर्व युगांडा तक रहने वाली जनजाति है। युगांडा तक फैली हुई है पिग्मी जनजाति। ठीक है, तो इसका विस्तार 3 डिग्री उत्तर अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। तो पूरे रीजन में 0 से 3 डिग्री नॉर्थ और 0 to 30 डिग्री साउथ, उत्तर और दक्षिण दोनों ही अक्षांशों में 3-3 डिग्री के विस्तार तक ये लोग पाए जाते हैं। इनकी अनेक उपजातियां हैं जिन्हें तवा, बालवा, बबूती, भिंगा, गसीरा आदि नामों से जाना जाता है। इनके समूह को आचवा कहते हैं। तो जनजातियों का जो समूह है उसको आचवा के नाम से जाना जाता है, पिग्मी जनजाति के लोगों को। फिलीपींस में रहने वाले पिग्मियों की जाति को आइता व न्यू गिनी के पिग्मियों को तापिरो कहते हैं। तो देखिए जो पिग्मी जनजाति है वो भी अलग अलग भागों में फैली हुई है। न्यू गिनी जो आपका एक आइलैंड है वहाँ पर इनको तापिरो कहते हैं, और फिलीपींस जो आपका आइलैंड है आपका अटलांटिक ओशन के अंदर, वहाँ पर इनको आइता के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिग्मी है सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं, वो एशिया के जो रीजन्स हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। यह जलवासी होते हैं। यह न तो कृषि करते हैं न ही पशुपालन, न ही पशु पालते हैं। यह आखेटक हैं। वस्त्र के रूप में वृक्षों की छाल व पत्तियों की को कमर के नीचे पहनते हैं। किसी तरह के वस्त्र धारण नहीं करते। जो आपकी छाल होती है पेड़ पौधों की या पत्तियाँ होती हैं उन्हीं को वस्त्र के तौर पर पहना जाता है। पिग्मी गले में बांस की बनी सीटियाँ भी यूज करते हैं। सीटियाँ लटकाए रहते हैं और इन सीटियों का प्रयोग करते हैं पक्षियों की बोली की नकल करने में और शिकार के समय अपने साथियों को संदेश देते हैं। जानकारी, मार्ग की जानकारी देने के लिए सीटियों का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पर सीटी बजाकर अपने डायरेक्शन का उनको ज्ञान दिया जाता है कि उनकी लोकेशन कहाँ है शिकार के समय, या फिर बाकी के जो कार्य होंगे उनमें भी सीटी का प्रयोग करके ये लोकेशन अपनी बता देते हैं। इसमें मुख्य विधि में प्रणाली की प्रथा पाई जाती है। यहाँ पर देखिए मेनली इन लोगों का की जो प्रणाली है इसमें मुखिया होता है। मुखिया की विधि में इसमें प्रथा पाई जाती है जिसमें एक मुखिया होता है पूरे के पूरे समूह का। पिग्मी नाटे कद के निगरोटो होते हैं। निगरेटो जो आपकी लास्ट जन प्रजाति के बारे में हमने डिस्कस किया था उसी का एक पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जनजाति देखिए, यह सेमांग जनजाति या फिर इसको स्काई के नाम से भी बोलते हैं। तो यह दक्षिणी थाईलैंड के मलाया में रहने वाली जनजातियाँ हैं। थाईलैंड जो रीजन है वहाँ पर पाई जाती है मलाया में। 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा इनकी विभाजक रेखा है। 5 डिग्री के ऊपर अर्थात थाईलैंड में सेमांग व 5 डिग्री के नीचे मलाया के जंगलों में रहने वाली जाति को सकाई और सनोई कहते हैं। तो देखिए थाईलैंड के अंदर जो आपकी 5 डिग्री उत्तर रेखा है वो इसकी एक विभाजक रेखा है। उससे नीचे
इनको सेमांग बोलते हैं, और उससे उससे ऊपर सॉरी इनको सेमांग बोलते हैं, और उसके नीचे के रीजन में इनको सकाई और सोनोई बोलते हैं। यानी कि एक ही कम्युनिटी के अंदर आती हैं, लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री उत्तर के नीचे, सेमांग और सकाई जनजातियाँ। नेक्स्ट जो जनजाति है वो है मसाई जनजाति। ये भी एक इम्पोर्टेंट जनजाति है। मसाई का अर्थ होता है योद्धा, यानी कि ये एक तरह से लड़ाकू प्रजातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं। पूर्वी अफ्रीका के केनिया व तंजानिया, कीनिया व तंजानिया, ये पुत्री पता नहीं वर्ड कहाँ से आ गया। पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव है, जिसे क्रॉल कहते हैं। तो देखिए मसाई जनजाति के अंदर कौन कौन से रीजन आ जाएंगे, जिसके अंदर कीनिया, तंजानिया, पूर्वी युगांडा का पठारी क्षेत्र, 1 डिग्री उत्तर अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य यह प्रजाति पाई जाती है, जिसका हर एक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है, अलग अलग एरिया में ये रहते हैं, जिसे क्रोल कहते हैं। करोल एक तरह का समूह है जिसमें अलग अलग परिवार पाए जाते हैं। एक करोल में 20 से 50 तक झोपड़ियाँ होती हैं, जो कि घास फूस व झुरमुट से बनी होती हैं। घास फूस और झुरमुट का प्रयोग किया जाता है इन टेंट्स वगैरह को बनाने के लिए, एक तरह के तंबू वगैरह को बनाया जाता है। इनको एक ही फैमिली के 20 से 50 जो मेंबर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, एक तरह का समूह हो जाता है इन झोपड़ियों का, जिसको करोल कहा जाता है। मसाई लोगों का एक नेता होता है, प्रधान धार्मिक नेता होता है। यह भयानक अज्ञात शक्तियों का स्वामी है, यानी कि ये अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अंधविश्वासी लोग इनको कहा जा सकता है। जो मसाई जनजाति हैं ये अंधविश्वासी हैं, जिसका जो धार्मिक नेता होता है एक अज्ञात शक्तियों का स्वामी, और इसको इस तरह आत्मा समझा जाने वाला लेबन एन गाई नाम से प्रसिद्ध ईश्वर की पूजा करते हैं। तो ये जो इनका जो ईश्वर है उसका नाम है लेबन एन गाई, ठीक है, जो आत्मा को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर आत्मा को समझने वाला लेबन एन गाई नाम से प्रसिद्ध ईश्वर की ये पूजा करते हैं। ये गाय की भी पूजा करते हैं। तो देखिए ये धार्मिक पशु मानते हैं गाय को, और गाय की पूजा यहाँ पर की जाती है। फिर इसके बाद आता है बुशमैन, जो कि आपकी अफ्रीका की ही प्रजाति है। यह एक आखिरी तक, यानी कि जो अफ्रीका का आखिरी रीजन है वहाँ तक पाई जाने वाली जनजाति है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इनका निवास क्षेत्र 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में बेचवाना लैंड यहाँ पर आएगा। बेचवाना लैंड क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, ओके। सो यहाँ पर बेजवाना लैंड क्षेत्र में काराहाली मरुस्थल में सीमित ये जनजाति है। इस जनजाति की संख्या निरंतर घटती जा रही है, और यह सर्वभक्षी होते हैं, यानी कि ये सब कुछ खाते हैं, घास फूस से लेकर आपके मांस वगैरह तक सब कुछ ये खा लेते हैं। फिर भी छोटे छोटे कीट इन्हें विशेष पसंद है। जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट हैं, वो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। मुख्यतः जो दीमक वगैरह है, लकड़ियों को तोड़कर दीमक को निकाल कर ये खाते हैं। दीमक बुशमैन का चावल कहते हैं। दीमक को देखिए, जो दीमक है मैंने बताया कि जो दीमक है वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, और दीमक को ही बुशमैन का चावल कहा गया है। तो ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है यहीं पर। इसके बाद हम किसी नेक्स्ट लेक्चर पर लेकर कोई एक वीडियो आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।